Welcome to Mariam Agri Academy. Please subscribe. बात करेंगे मेजर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके साइलेंट फीचर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट है और ये सॉइल में बहुत ही जो है लेस अमाउंट में अवेलेबल होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन होता है अराउंड 78% जो है नाइट्रोजन आपका एटमॉस्फेयर में होता है, लेकिन सॉइल में जो है नाइट्रोजन का जो अमाउंट होता है इट इज वेरी लेस। इसीलिए जो है नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो हमें बाहर से सॉइल में ऐड करना पड़ता है थ्रू दी फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स एंड other way to add the nitrogen. We have to opt the other way to add the nitrogen in the soil. देखिए, अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो जो नाइट्रोजन होता है आपका, अगर रेनफॉल से रिसीव होता है पर ईयर तो 4.6 kg जो नाइट्रोजन होता है पर हेक्टेयर रिसीव होता है रेनफॉल से। वहीं पर अगर ट्रॉपिकल सॉइल में बात की जाए नाइट्रोजन परसेंट की तो 0.03 to 0.1% जो है अमाउंट अवेलेबल होता है आपका सॉइल में नाइट्रोजन कंटेंट। देखिए, नाइट्रोजन जो होता है सबसे ज्यादा लॉस्ट होता है नाइट्रोजन का वो लीचिंग और ड्रेनेज से होता है। अराउंड 11 to 18% लॉस जो होता है आपका लीचिंग से होता है। वो ना, व्हाट इज लीचिंग? देखिए, लीचिंग होता है जब वाटर के साथ जो है आपके सॉल्युबल न्यूट्रिएंट जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रूट जोन से प्लांट के लीच हो जाते हैं, मतलब ड्रेन हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है लीचिंग। तो लीचिंग से सबसे ज्यादा लॉस होता है नाइट्रोजन को, जिसमें जो नाइट्रोजन होता है वो लीच डाउन हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से देखिए इरोजन से अराउंड 8 to 15 kg जो नाइट्रोजन होता है पर हेक्टेयर पर एयर जो है वो वेस्ट हो जाता है, या यूं कहें सॉइल से जो है उसकी जो प्रेजेंस होती है सॉइल में वो डिक्रीज हो जाती है इरोजन से। और अदर रीजंस भी हैं इसके, जैसे क्रॉप रिमूवल हो गया, मतलब जो क्रॉप्स होती हैं जैसे सीरियल क्रॉप्स हो गई वो जो है सॉइल को एग्जॉस्ट कर देती हैं, बहुत ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है वो न्यूट्रिएंट्स को रिमूव करती हैं सॉइल से, तो वो भी रीजन है। जैसे वॉलेटिलाइजेशन क्या होता है? वॉलेटिलाइजेशन का मतलब होता है जब जो होता है आपका जो नाइट्रोजन होता है वो जो नाइट्रोजन होता है हाई पीएच होने के कारण, हाई पीएच ग्रेटर देन 8 जब पीएच होता है तो जो नाइट्रोजन होता है वो आपका लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ NH3, मतलब अमोनिया की फॉर्म में जो है वो आपका लॉस हो जाता है। और ये जो है मेनली आपका अल्कलाइन सॉइल में जो है ये डिसऑर्डर, ये प्रॉब्लम जो होती है मेनली अल्कलाइन सॉइल में देखने को मिलती है। तो वोलेटिलाइजेशन मतलब जब पीएच जो हाई होने के कारण नाइट्रोजन का लॉस होता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया की फॉर्म में जब नाइट्रोजन का लॉस होता है अल्कलाइन सॉइल से तो वो होता है वोलेटिलाइजेशन। तो उससे भी जो है नाइट्रोजन को काफी लॉस जो है वो होता है। और इमोबिलाइजेशन होता है न्यूट्रिएंट का, उसके कारण भी इमोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि जब जो न्यूट्रिएंट होता है वो मोबाइल फॉर्म से मतलब अवेलेबल फॉर्म से अनअवेलेबल हो जाता है ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस, तो उसे कहा जाता है इमोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। तो उससे भी जो है प्लांट जो नाइट्रोजन होता है उसका काफी लॉस जो है वो हो जाता है और वो अवेलेबल नहीं हो पाता है प्लांट्स के लिए। तो ये सारे रीजंस हैं जिसके कारण जो है नाइट्रोजन का लॉस होता है। अब देखिए नेक्स्ट जो बात करते हैं वो लेग्यूम्स में जो बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया और ब्रेडी राइजोबियम जो होता है, जो है बायोलॉजिकल फिक्सेशन करते हैं नाइट्रोजन का, मतलब नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और सॉइल में जो नाइट्रोजन का कंटेंट होता है उसे इंक्रीज करते हैं। तो लेग्यूमिनस क्रॉप जो है आपने देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को, सॉइल में न्यूट्रिशन को मेंटेन करने के लिए। बहुत बार क्या किया जाता है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको नरिश करने के लिए, सॉइल को नरिश करने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए, मतलब मेंटेन करने के लिए लेग्यूमिनस क्रॉप को जो है फील्ड में लगाया जाता है, ताकि जो नेक्स्ट क्रॉप उसमें लगाई जाए उसके लिए जो है प्रॉपर यूनिफॉर्म अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो है सॉइल में अवेलेबल हों। तो इस तरह से जो है लेग्यूमिनस क्रॉप जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में सॉइल को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब देखिए, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये
सिम्बायोटिकली जो है नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इट इज एन सिम्बायोटिक एसोसिएशन जिसे बोला जाता है। तो सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया है वो आपका राइजोबियम और ब्रेडीराइजोबियम होता है, ठीक है। तो ये जो है सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। देखिए फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी हैं, जैसे एजिटोबैक्टर हो गया, एंजियोस्पेरुलम हो गया, ये सारे जो क्या करते हैं, ये आपके फ्री लिविंग मतलब ये किसी के साथ एसोसिएशन फॉर्म नहीं करते हैं। बिना एसोसिएशन फॉर्म करे जो है ये आपका जो किसी भी प्लांट में जो है नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है। जैसे एजिटोबैक्टर जो है आपका वीट में, नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप में जो है ये यूज किया जाता है। जैसे अगर राइजोबियम की बात की जाए तो राइजोबियम क्या करता है, ये प्लांट में नोड्यूल फॉर्म करके सिम्बायोटिकली जो है ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो सिम्बायोटिक वर्ड जो है वो राइजोबियम और ब्रेडीराइजोबियम जैसे जो राइजोबियम की अदर स्पीसीज भी जो है उनसे जो है टर्म रिलेटेड है सिम्बायोटिक। अब देखिए अगर अमाउंट की बात की जाए कि कितना नाइट्रोजन जो है एक जो राइजोबियम होता है वो फिक्स करता है, तो अराउंड जो होता है आपका 40 to 60% जो बायोलॉजिकल फिक्सेशन होता है नाइट्रोजन का वो जो है आपके जो ये बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। और अगर एक जो नोड्यूलेटेड लेग्यूम क्रॉप है वो कितना जो है नाइट्रोजन जो है वो फिक्स कर पाती है, तो ये जो लेग्यूमिनस क्रॉप होती हैं ये अराउंड आपका 70% जो टोटल नाइट्रोजन यूज होता है प्लांट ग्रोथ के लिए उसका 70% जो है ये नाइट्रोजन जो है वो फिक्स कर पाती हैं, जो प्रॉपर नोड्यूलेटेड जो लेग्यूम्स होते हैं, ठीक है। देखिए जो मैक्सिमम नाइट्रोजन जो फॉर्म फिक्स किया जाता है वो तब होता है जब सॉइल में जो कंटेंट है वो मिनिमम हो, सॉइल में मिनिमम कंटेंट अवेलेबल हो नाइट्रोजन का, तब जाके जो है मैक्सिमम नाइट्रोजन जो है वो फिक्स किया जाता है। तो इस तरह से जो है ये आपके जो नोडुलेशन है राइजोबियम के द्वारा जो नोडुलेशन किया जाता है उसके द्वारा जो हमारा फिक्स किया जाता है नाइट्रोजन, तो ये प्रोसेस होती है आपके नोडुलेशन के द्वारा, ठीक है, जिसमें आपके राइजोबियम और ब्रेडीराइजोबियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखिए एक और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ये जो है आपका जैसे राइस में एनाबीना जिसे कहा जाता है एजोला फॉर्म के साथ जो है ये इंडिपेंडेंटली अराउंड 20 to 30 kg जो है नाइट्रोजन पर हेक्टेयर पर एयर जो है ये आपका फॉर्म करता है। तो ये इंडिपेंडेंटली करता है, इंडिपेंडेंटली जो है ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है साइनोबैक्टीरिया। तो इस तरह से जो है ये डिफरेंट वे में जो है नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं बैक्टीरिया। तो ये साइनोबैक्टीरिया जो है ये इंडिपेंडेंट है, और एजिटोबैक्टर मैंने आपको बताया, क्लोस्ट्रिडियम मैंने आपको बताया, तो ये सारे जो है फ्री लिविंग है, ये बिना किसी एसोसिएशन के जो है प्लांट में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। जो लेग्यूमोग्लोबिन होता है, लेग्यूमोग्लोबिन जो होता है ये आपका लेग्यूमिनस क्रॉप में होता है। लेग्यूमिनस क्रॉप में देखिए जो लेग्यूमोग्लोबिन होता है इट इज बेसिकली the oxygen carrying protein in leguminous crop। तो ये जो होता है जब प्लांट्स में जो नोड्यूल्स होते हैं उनके जब कलर जो होता है रेड कलर होता है सेंटर में, या पिंक टू रेड कलर जो होता है सेंटर में होता है नोड्यूल्स के, तो वो जो होते हैं वो अकरेंस होती है लेग्यूमोग्लोबिन की। लेग्यूमोग्लोबिन जो कि एक प्रोटीन है, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, ठीक है। तो इस तरह से जो है लेग्यूमोग्लोबिन आपके उन क्रॉप्स में, प्लांट्स में पाया जाता है जो नोड्यूल फॉर्म करते हैं। देखिए ये जो इमेजेस हैं ये नोड्यूल की हैं, किस तरह से जो है रूट्स में जो है नोड्यूल फॉर्म होते हैं, और इसमें जो है राइजोबियम बैक्टीरिया होता है इसके अंदर जो है वो रिसाइड करता है, इसीलिए जो है इसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहा जाता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, सिम्बायोटिक का मतलब होता है जैसे देखिए मतलब दो अदर जो जैसे प्लांट और राइजोबियम हो गया, ये दोनों जो है एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, तो इस रिलेशन को कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से बेनिफिट दे रहे हैं, जो राइजोबियम होता है उसे जो है जो होम प्रोवाइड करता है प्लांट, ठीक है, और इसके बदले जो है आपका राइजोबियम वहां पे आपका नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो ये जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन के दोनों एक दूसरे से जो है बेनिफिट ले रहे हैं, तो उस रिलेशन को कहा जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो राइजोबियम से जो वर्ड है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन कनेक्टेड है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे जो अभी बैक्टीरिया की हम बात कर रहे थे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होता है उसकी बात हम कर रहे थे। तो देखिए नाइट्रोजन जो राइजोबियम होता है, अल्फा, क्लोवर, पीज, बी, सोयाबीन, ग्लिसरीडिया, ठीक है, सोयाबीन ग्लिसरीडिया एक ही है ये, और ल्यूसेनिया, ठीक है, सेसबेनिया, मिमोसा, एकेशिया, इन सब में जो है राइजोबियम जो है वो
नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज जो है राइजोबियम की वो जो है इसमें नाइट्रोजन को फिक्स करती है। जैसे सोयाबीन में बात करें तो जो राइजोबियम जापानिका होती है वो जो है आपके इसमें नाइट्रोजन को फिक्स करती है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, अभी मैंने लेग्यूमिनस फैमिली का जो है वो यहाँ पे बताया आपको कि लेग्यूमिनस फैमिली से जो बिलोंग करते हैं वो नाइट्रोजन फिक्स मोस्टली करते हैं, लेकिन लेग्यूमिनस में एक ऐसी क्रॉप है जो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करती है। उस क्रॉप का नाम है राजमा। राजमा जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करती है। तो राजमा एक ऐसी क्रॉप है जो नाइट्रोजन फिक्स नहीं करती है। राजमा जो कि पल्स है, और पल्सेस क्रॉप हम जानते हैं कि जो मोस्टली जो पल्स क्रॉप है वो क्या करती हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं। तो राजमा जो है वो नाइट्रोजन फिक्स नहीं करती। तो यहाँ पे जो है राइजोबियम इन सारी जो क्रॉप्स हैं इनमें क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रोसेस होती है वो राइजोबियम के द्वारा होती है। अब देखिए, जो ब्रेडी राइजोबियम है वो काउपी में, ग्राउंडनट में और रेड ग्राम में जो है नाइट्रोजन को फिक्स करता है। अब देखिए, जो नाइट्रोजन है वो किस तरह से जो है हाबर-बॉश प्रोसेस है, एक हाबर-बॉश प्रोसेस जो कि इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसे कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का जो रिएक्शन, गैसियस रिएक्शन होता है, उससे जो है NH3 मतलब अमोनिया फॉर्म होता है अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंदर जो है ये अमोनिया फॉर्म होता है। टेम्परेचर अराउंड 1200 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर अराउंड 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर जो है ये आपका NH3 मतलब अमोनिया फॉर्म होता है। तो उसे कहा जाता है हाबर-बॉश प्रोसेस। तो उसके द्वारा भी जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। और देखिए, एनहाइड्रस अमोनिया जो है, एनहाइड्रस अमोनिया उसमें भी जो है आपका अराउंड 80 to 82% जो है वो नाइट्रोजन होता है। एनहाइड्रस अमोनिया जो है फर्टिलाइजर है, तो उसमें भी उसको भी जो है यूज किया जाता है अदर कंपाउंड्स के साथ, उसका कॉम्बिनेशन करके जो है उसे यूज किया जाता है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इस तरह से जो है डिफरेंट जो बैक्टीरिया हैं वो रोल प्ले करते हैं डिफरेंट क्रॉप्स में, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये था राइजोबियम। अब देखिए, अब बात करते हैं जो एक्सेस जो नाइट्रोजन होता है उसके टॉक्सिसिटी, जो टॉक्सिक सिम्टम्स जो होते हैं वो किस तरह से अपेयर होते हैं प्लांट में। देखिए, क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स में क्या करता है, वो प्लांट्स में विगर के लिए, एक ग्रीन लश के लिए जो है इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसकी डिफिशियंसी होती है तो हमारा जो ग्रीन मतलब पार्ट है, मतलब वेजिटेटिव पार्ट है, जो वो डायरेक्टली अफेक्ट होता है। अगर उसकी वो एक्सेस अमाउंट में जो है सॉइल में अवेलेबल है तो भी वही पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट जो होता है वो मेनली अफेक्ट होता है। अब जानते हैं कि कैसे अफेक्ट होता है। देखिए, प्लांट में जब एक्सेस अमाउंट जो होता है होने लगता है नाइट्रोजन का, या सॉइल में एक्सेस अमाउंट जो होता है नाइट्रोजन का होने लगता है, तो वेजिटेटिव ग्रोथ, देखिए डार्क ग्रीन कलर की लीव्स होने लगती हैं। लॉजिंग इफेक्ट, लॉजिंग मतलब कि प्लांट जो है वो टूट के गिरने लगता है। और मेच्योरिटी जो है वो डिले होने लगती है, ठीक है। देखिए, जब वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा विगरस हो जाती है तो उसका जो फूड क्वालिटी होती है या जो भी उसका प्रोडक्ट होता है वो जो है बहुत ही आपका पुअर क्वालिटी का होने लगता है। तो ये जो होते हैं उसके ड्रॉबैक्स होते हैं। और जो प्लांट होता है वो आपकी ससेसिबिलिटी और पेस्ट जो इन्फेस्टेशन होता है उसके लिए मोर प्रोन जाता है, क्योंकि देखिए विगर बढ़ता है तो ग्रीन लश जब बढ़ने लगता है, डार्क ग्रीन कलर का जब प्लांट होने लगता है और विगरसली जब वो ग्रो करने लगता है तो उससे जो उसका मेंटेनेंस होता है वो जो है नहीं हो पाता है प्लांट का। उसका विगर जो है बहुत ज्यादा जो है वो स्प्रेड आउट होने लगता है। तो इससे जो इन्फेस्टेशन होता है प्लांट में डिजीज का और पेस्ट का, वो जो है उसकी जो पॉसिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन नेक्स्ट जो होता है, जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, स्लेंडर शूट्स होने लगते हैं, प्रोफ्यूज वेजिटेशन, थिक पील होने लगता है, स्किन जो होती है वो रफ होने लगती है और लेदरी जो होता है सिट्रस में जो है लेदरी अपीयरेंस जो है वो देने लगता है ड्यू टू एक्सेस नाइट्रोजन। इसी तरह से जो कॉफी होती है, कॉफी प्लांट होता है, उसमें जो है ये पोटेशियम के अपटेक को जो है वो हैम्पर करने लगता है, इंटरफेयर करने लगता है पोटेशियम के अपटेक में और इम्बैलेंस करने लगता है। नाइट्रोजन पोटेशियम रेशियो जो होता है उसको जो है ये इम्बैलेंस करने लगता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन के कारण होती हैं। देखिए, अगर कॉटन की बात की जाए तो कॉटन में पुअर क्वालिटी फाइबर जो है वो डेवलप होने लगता है ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ नाइट्रोजन। और राइस में जो है वो लॉजिंग का प्रॉब्लम राइस में शो करने लगता है ड्यू टू एक्सेस नाइट्रोजन। तो ये सारी जो है चीजें जो होती हैं एक्सेस नाइट्रोजन के यूज करने से, या जो एक्सेस अमाउंट होता है नाइट्रोजन का जब सॉइल में होने लगता है तो उसके कारण ये सारी जो चीजें हैं वो आपकी कॉज होने लगती हैं। तो ये थी आपकी नाइट्रोजन की जो कॉजेज होते हैं एक्सेस अमाउंट के उसके। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे साइलेंट फीचर ऑफ फोस्फोरस की। देखिए फोस्फोरस के साइलेंट फीचर क्या है उसकी बात करते हैं। देखिए जो फोस्फोरस होता है ये आपका जो होता है एसिडिक सॉइल में जो है ये अवेलेबल नहीं होता है। क्यों अवेलेबल नहीं होता? देखिए एल्युमिनियम, आयरन और मैंगनीज के प्रेजेंस के कारण जो है आपका जो फोस्फोरस होता है वो फिक्स होता जाता है एल्युमिनियम फोस्फोरस ऑक्साइड में या आयरन फोस्फोरस ऑक्साइड में, और प्लांट के लिए जो है ये अवेलेबल नहीं हो पाता क्योंकि ये जो है फोस्फोरस को होल्ड कर लेते हैं। ये जो एसिडिक सॉइल में एल्युमिनियम और आयरन और मैंगनीज होते हैं तो ये जो होते हैं हैम्पर करते हैं फोस्फोरस के अपटेक को। देखिए फोस्फोरस जो की जो अवेलेबिलिटी होती है वो आपकी मोर होती है सॉइल में जब पीएच आपका 5.5 टू 6.5 होता है। अगर मैं आइडियल पीएच की बात करूं तो जो आइडियल पीएच है तो वो होता है आपका 6.5 टू 7.5। 6.5 टू 7.5 जो है आइडियल पीएच होता है अवेलेबिलिटी ऑफ फोस्फोरस के लिए। लेकिन अगर अवेलेबिलिटी मैक्स की बात की जाए तो वो 5.5 के बीच में जो है अवेलेबिलिटी उसकी मैक्स होती है। अब देखिए जो लेस देन 6.5 होता है या जो लेस जो बहुत ही एक्सट्रीम एसिडिक सॉइल में तो उस टाइम पे जो है फोस्फोरस अवेलेबल नहीं हो पाता है। उसी तरह अगर ग्रेटर देन 7 जो है अगर पीएच जाता है या ग्रेटर देन 7.5 पीएच जाता है तो वहां पे भी जो है कैल्शियम के साथ जो है ये एसोसिएट होकर कैल्शियम फोस्फोरस ऑक्साइड जो है ये फॉर्म करने लगता है और फिर जो है ये प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता। तो इस तरह से जो है फोस्फोरस एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ पीएच में ही जो है अवेलेबल प्लांट के लिए हो पाता है। इसी तरह से फोस्फोरस में जो है लीचिंग के कारण, देखिए हिली एरियाज में क्या होता है लीचिंग के कारण जो होता है आपका एल्युमिनियम और जो आयरन होता है वो सॉइल में रह जाता है और बाकी अदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लीच डाउन हो जाते हैं। तो इसके कारण भी जो फोस्फोरस होता है वो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता। तो फोस्फोरस के लिए लो और हाई दोनों ही पीएच जो है वो सुटेबल नहीं है। एक एवरेज पीएच के अंदर ही जो है फोस्फोरस प्लांट के लिए अवेलेबल हो पाता है। ठीक है, अब देखिए जो फोस्फोरस जो होता है वो उसके जो फॉर्म्स होती हैं, देखिए ऑर्गेनिक फॉर्म की बात की जाए तो न्यूक्लिक एसिड और फोस्फोलिपिड्स, ठीक है, और फाइटिन ऑर्गेनिक जो मेन्योर होता है जो आपका ह्यूमस होता है उसमें भी जो है फाइटिन की फॉर्म में जो है आपका फोस्फोरस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रॉक फोस्फेट की। देखिए रॉक फोस्फेट एक रॉक मिनरल है जो कि आपके जिसमें 20 to 30% जो है वो फास्फोरस अवेलेबल होता है। तो इसे जो है सॉइल में फास्फोरस की जो डिफिशियंसी होती है उसे पूरा करने के लिए जो है सॉइल में ऐड किया जाता है और ये ब्लैक कलर का होता है। देखिए ये एसिड सॉल्युबल होता है तो इसमें क्या होता है जो ऑर्गेनिक मैटर होता है अगर उसका कंटेंट हाई है तो अवेलेबिलिटी जो होती है फास्फोरस की वो हाई होने लगती है। ठीक है, क्योंकि जो है ये एसिड सॉल्युबल होता है और इसीलिए प्लांटेशन क्रॉप के लिए जो है रॉक फॉस्फेट हाईली सुटेबल होता है। प्लांटेशन क्रॉप जो कि क्या होती है, कोकोनट हो गया, आपका कॉफी हो गया, कोकोआ हो गया, तो इन सारी क्रॉप्स के लिए जो है रॉक फॉस्फेट जो है वो अच्छे रिजल्ट्स देता है, तो इसलिए जो है वहां पे इसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब देखिए अगर बात करें CNPS रेशियो मतलब कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड सल्फर रेशियो की, तो इंडियन सॉइल का जो आपका कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस और सल्फर का रेशियो है वो है 144:10, 1.4 एंड 1.8। इस तरह का रेशियो है आपका इंडियन सॉइल का CNPS का रेशियो। 144 क्या है आपका कार्बन, नाइट्रोजन है 10, फॉस्फोरस है आपका 1.4 और सल्फर है आपका 1.8। तो ये इसका जो है CNPS का रेशियो है। देखिए अगर बात करते हैं कि जो रॉक फोस्फेट होता है वो कहां से किन किन स्टेट से जो है ये ऑब्टेन किया जाता है, तो देखिए बिहार से किया जाता है, सिंगलेही जो एक जगह है, और राजस्थान से उदयपुर से जो है इसे ऑब्टेन किया जाता है। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश लिखा है, लेकिन उत्तर प्रदेश को जो है हम उत्तराखंड यहाँ पे मेंशन करेंगे क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है वो उससे जो है उत्तराखंड अलग हो चुका है और जो मसूरी प्लेस है वो आपका उत्तराखंड में आता है, तो इसका जो है वो पे उत्तराखंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट आंध्र प्रदेश का जो काशीपत्तनम वाला जो एरिया है वहां से भी जो है आपका रॉक फॉस्फेट को ऑब्टेन किया जाता है। तो ये तो थे फीचर्स आपके फॉस्फोरस के। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे जो ऑर्गेनिक फोस्फेट है। देखिए उसमें क्या है, ऑर्गेनिक फोस्फेट में क्या है कि जो सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको जो है सिंथेसाइज जो होता है ऑर्गेनिक फोस्फोरस कंपाउंड का, वो जो है आपका 20 to 30% जो है वो टोटल सॉइल के जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है, अराउंड 20 to 30%।
ठीक है। नेक्स्ट जो है फॉस्फोरस जो है वो मोस्टली डिफ्यूजन के जो है प्लांट में अब्सॉर्ब किया जाता है। नाउ व्हाट इज डिफ्यूजन? देखिए डिफ्यूजन जो होता है जिससे रूट जो होती हैं वाटर को एब्सॉर्ब करती हैं प्लांट में, उसे कहा जाता है डिफ्यूजन। उस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन। देखिए बेसिकली डिफ्यूजन जो होता है, जो सब्सटेंस होते हैं प्लांट में, विद इन द प्लांट, जब वो मूव करते हैं वन पार्ट टू अनदर पार्ट प्लांट में ही, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन। तो देखिए जो फॉस्फोरस होता है वो मेनली जो है प्लांट में डिफ्यूजन से जो है आपका अपटेक किया जाता है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे बात करते हैं, जो फॉस्फोरस होता है वो ग्रेटली जो है आपका एक्सटेंट होता है, एब्जॉर्ब होता है 1:1 क्ले मिनरल्स में, देन 2 क्ले मिनरल्स। देखिए ये तो है क्ले मिनरल्स, ठीक है। 1:1 होता है केलोनाइट। केलोनाइट जो क्ले मिनरल है ये 1:1 है। तो इसमें जो है ये जो है आपका ये जिस सॉइल में अवेलेबल होता है वो सॉइल जो है ज्यादा फॉस्फोरस को क्या है आपके एब्जॉर्ब करती है। जैसे रेड सॉइल में जो है केलोनाइट जो है वो कंटेंट जो है पाया जाता है, तो उसमें जो है फॉस्फोरस फिक्सेशन जो है वो इजिली हो पाता है, जो अवेलेबिलिटी होती है फॉस्फोरस की वो उसमें ज्यादा होती है। अगर 2:1 की बात की जाए तो जैसे मोनोक्लोराइट और वर्मिकुलाइट जो होते हैं, ये जो क्ले मिनरल्स हैं ये 2:1 में आते हैं, 2:1 में। और ये जैसे मोनोक्लोराइड ब्लैक सॉइल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसी तरह से जो है जो 1:1 क्ले मिनरल है वो फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है। देखिए जो ऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म्स होती हैं सॉइल में, जो क्लासेस होती हैं लाइक फॉस्फोलिपिड्स, आपका फॉस्फोप्रोटीन ऑफ न्यूक्लिक एसिड और फाइटिन और आपका फॉस्फोराइजेशन, तो ये सारी जो फॉर्म्स होती हैं ये ऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्म्स होती हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सॉइल में वो सिंथेसाइज करके जो है ये ऑर्गेनिक फॉर्म जो है फॉर्म करते हैं फॉस्फोरस की। तो ये सारी जो है ऑर्गेनिक फॉर्म्स हैं। लेकिन नेक्स्ट बात करते हैं जो टॉक्सिसिटी होती है फॉस्फोरस की प्लांट में, वो किस तरह के सिम्टम जो है वो अपेयर करती है। देखिए जो फॉस्फोरस है वो रूट ग्रोथ के लिए, रूट डेवलपमेंट के लिए जो है आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो जो अगर उसकी एक्सेस, उसकी टॉक्सिसिटी होगी तो रूट्स जो है वो हैम्पर होंगी। देखिए रूट्स की जो ग्रोथ होती है वो जो है फाइब्रस होने लगती है और लेटरल होने लगती है। फाइब्रस मतलब जो उसके जो बहुत सारी जो वो जो थिन आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है इस तरह से जो है उसमें फाइब्रस जो है वो फाइब्री होने लगती है, फाइब्रस जो है वो फॉर्म करने लगती है। तो जो रूट का जो स्टेबिलिटी होती है, प्लांट को स्टेबल करने की जो स्ट्रेंथ होती है, इससे वो लूज हो जाती है फाइब्रस होने के कारण, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इट डेवलप्स नॉर्मल ग्रोथ एंड हैविंग द ग्रीन लीफ कलर। देखिए जब फॉस्फोरस की टॉक्सिसिटी प्लांट में होने लगती है तो जो प्लांट होता है स्लो ग्रोथ शो करने लगता है और जो लीव्स होती हैं वो आपकी लाइट ग्रीन कलर की जो है लीव्स, नॉर्मल कलर जो होता है लीव्स का वो शो करने लगता है ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ द फॉस्फोरस। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जब फॉस्फोरस जो है टॉक्सिसिटी इफेक्ट कॉज करने लगता है तो ड्यू टू दोस टॉक्सिसिटी इफेक्ट जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं लाइक जिंक एंड आयरन, इनकी एब्जॉर्प्शन को जो है वो हैम्पर करने लगता है। इनकी जो डिफिशियंसी है वो प्लांट में शो होने लगती है, क्योंकि जो इनका अपटेक होता है वो जो है फॉस्फोरस जो है उसमें इंटरफेरेंस जो है वो क्रिएट करने लगता है। तो ये सारे जो है टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं फॉस्फोरस के। देखिए जिंक और आयरन एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। जो जिंक है और आयरन दोनों ही माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट है प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम जो कि एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है और प्राइमरी न्यूट्रिएंट है। देखिए पोटेशियम जो है एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है प्लांट्स के लिए, प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए, और इसे जो है ट्रैफिक पुलिसमैन भी जो है इसे कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ प्लांट, क्योंकि ये क्या करता है आपका एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है प्लांट में, जो है शुगर ट्रांसलोकेशन का जो है ये वर्क करता है। प्लांट में जो डिजीज रेजिस्टेंस होती है, जो रेजिस्टेंस होती है एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए, डिजीज के लिए, वो फॉर्म करता है प्लांट में। तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है प्लांट के लिए। अब देखिए जो पोटेशियम का सोर्स होता है वो क्या होता है। देखिए पोटेशियम का जो सोर्स होता है वो मीका और फेल्ड्सपर होता है। फेल्ड्सपर जो कि अर्थ क्रस्ट में 48% जो है फेल्ड्सपर पाया जाता है, और ये जो है रॉक मिनरल्स होते हैं, रॉक मिनरल्स जिनसे जो है पोटेशियम को ऑब्टेन किया जाता है। देखिए मीकास को जो है पोटाश मीका भी कहा जाता है। देखिए जिस तरह से पोटेशियम आपका मीका फेल्ड्सपर से जो है ऑब्टेन होता है, उसी तरह से फास्फोरस जो होता है वो आपका एपेटाइट से जो है ऑब्टेन किया जाता है। जैसे बोरॉन हो गया वो टॉर्मलाइन से जो है ऑब्टेन किया जाता है। ऐसे ही कैल्शियम डोलोमाइट से जो है ऑब्टेन किया जाता है।
तो इसी तरह से जो है डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से जो है ऑब्टेन किए जाते हैं। अब देखिए जो पोटेशियम के फैक्टर हैं, फिक्सेशन के जो फैक्टर हैं, कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं पोटेशियम को, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉइल टेक्सचर की। देखिए सॉइल टेक्सचर होता क्या है, देखिए जो सॉइल टेक्सचर होता है वो होता है आपका रेशियो ऑफ आपका सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सैंड, सिल्ट एंड क्ले का जो रेशियो होता है उसे कहा जाता है सॉइल टेक्सचर। तो देखिए अगर टेक्सचर इंक्रीज होगा तो जो फिक्सेशन होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है, और अगर कम होगा टेक्सचर तो जो फिक्सेशन होगा वो कम होगा। इसी तरह अगर वेटिंग और ड्राइंग की बात की जाए, जो वेटिंग और ड्राइंग की प्रोसेस होती है अगर उसकी बात की जाए तो उसमें जो फिक्सेशन होता है ड्राई सॉइल में ज्यादा होता है कंपैरिजन टू वेट सॉइल। इसी तरह से टाइप ऑफ क्ले मिनरल भी जो है इन्फ्लुएंस करते हैं पोटेशियम की अवेलेबिलिटी को। देखिए जो फिक्सेशन होता है अगर 2:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल में हो रहा है लाइक मोंटमोलोकोलाइट और वर्मिकुलाइट में हो रहा है तो वो फिक्सेशन ज्यादा होगा कंपैरिजन टू 1:1 टाइप में। 1:1 टाइप क्योलोनाइट जो मिनरल होता है क्ले मिनरल उसे कहते हैं 1:1। अब देखिए जो ये मिनरल्स होते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी वो 2:1 टाइप जो मिनरल्स होते हैं उनमें ज्यादा होती है कंपैरिजन टू 1:1 टाइप मिनरल्स में। ठीक है, मोंटमोलोकोलाइट में देखिए और वर्मिकुलाइट में ज्यादा जो है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, वर्मिकुलाइट में सबसे ज्यादा होती है। तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी से क्या होता है, अगर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा होगी तो जो पोटेशियम होता है उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है। तो जो ज्यादा जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जिनके अंदर होती है वो जो है पोटेशियम को होल्ड करके, ज्यादा होल्ड करके जो है रख सकते हैं। इसी तरह से जो है टेक्सचर में भी जो है इसी तरह से होता है। टेक्सचर में क्या होता है कि जो जितना फाइन टेक्सचर या जितना जो टेक्सचर इंक्रीज होगा वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जिनमें होती है वो पोटेशियम को जो है टाइटली होल्ड करके रखते हैं, तो वो जो है सॉइल में अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्ले मिनरल। उसी तरह से पीएच, देखिए पीएच क्या होता है, अगर लो पीएच है मतलब एसिडिक सॉइल है तो एसिडिक सॉइल जो है पोटेशियम को जो है फेवर नहीं करती है, जो अवेलेबिलिटी होती है पोटेशियम की उसे फेवर नहीं करती है ड्यू टू द टॉक्सिक अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम एंड आयरन। एल्युमिनियम, आयरन या मैंगनीज का जो अमाउंट होता है सॉइल में, एसिडिक सॉइल में, उसके कारण जो होता है पोटेशियम अवेलेबल नहीं हो पाता है सॉइल के लिए। इसी तरह अगर हाई पीएच है मतलब ग्रेटर देन 8 है जहां पे कैल्शियम की अवेलेबिलिटी है तो वो भी जो है आपके जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जहां पे अवेलेबल हो रहे हैं सॉइल में वो भी हैम्पर करते हैं पोटेशियम की अवेलेबिलिटी को। तो इस तरह से जो है सॉइल पीएच भी क्रूशियल रोल प्ले करता है पोटेशियम की अवेलेबिलिटी के लिए। अब देखिए लाइमिंग फैक्टर, लाइमिंग मतलब एसिडिक सॉइल में जब लाइमिंग की जाती है तो वो भी फेवर करती है पोटेशियम फिक्सेशन के लिए, क्योंकि लाइमिंग करने से क्या होता है, लाइमिंग करने से सॉइल का पीएच जो है वो मेंटेन होने लगता है, तो इसी तरह से जो है वो फिक्सेशन में हेल्पफुल होता है। देखिए जो टेम्परेचर होता है, अगर रिड्यूस टेम्परेचर है तो वो क्या करता है, पोटेशियम का जो अपटेक होता है उसे रिड्यूस कर देता है। तो ये भी जो है टेम्परेचर भी जो है इसमें क्रूशियल रोल प्ले करता है। नेक्स्ट बात करते हैं एरिएशन की। देखिए एरिएशन, जो सॉइल में एरिएशन होता है मतलब अगर हाई मॉइस्चर लेवल है और जो है सॉइल जो है आपकी कॉम्पैक्ट है, ठीक है, इनकॉम्पैक्ट सॉइल है, रूट ग्रोथ जो है आपकी वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, O2 सप्लाई जो होता है वो आपका लोअर हो जाता है। तो मतलब अगर जो है आपका हाई मॉइस्चर लेवल और जो कॉम्पैक्ट सॉइल जो रूट ग्रोथ होती है सॉइल में वो जो है आपकी रिस्ट्रिक्ट हो रही है ड्यू टू अंडर हाई मॉइस्चर, तो क्या होता है उससे O2 का जो सप्लाई होता है वो लोअर होने लगता है और इससे जो है डायरेक्टली आपका जो पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन होता है वो यहाँ पे हैम्पर होने लगता है। देखिए जो सॉइल एरिएशन का मतलब होता है कि जो आपका ऑक्सीजन होता है, जो एरिएशन है उसका जो एक्सचेंज है वो किस तरह का है। देखिए जो डीप रूट होते हैं, डीप रूटेड जो प्लांट्स होते हैं, जो डीप रूट ग्रोथ होती है वो भी जो है आपके फेवर नहीं करती है पोटेशियम के एब्जॉर्प्शन को। उन प्लांट्स को जो है प्रॉब्लम होती है पोटेशियम के एब्जॉर्प्शन में, क्योंकि जो डीप रूटिंग जो डेप्थ होती है वो जो है वहां पे पोटेशियम जो है वो अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, पोटेशियम की अवेलेबिलिटी में इनहिबिशन जो है वहां पे क्रिएट होता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर फाइबर रूट सिस्टम है, फाइब्रस रूट्स हैं, तो वो जो है इसके एब्जॉर्प्शन को फेवर करती हैं, पोटेशियम के एब्जॉर्प्शन को। रूट जो डीप रूट ग्रोथ होती है वो जो है पोटेशियम के एब्जॉर्प्शन को फेवर नहीं कर पाती है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट है टीले। देखिए टीले अगर इंक्रीज हो रहा है तो पोटेशियम की जो अवेलेबिलिटी होती है वो रिड्यूस होने लगती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजेस इन द कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन के इंक्रीज होने से और लेस एरेशन से लोअर टेम्परेचर के कारण जो टीले होता है वो जो है आपका टीलेज के कारण जो है पोटेशियम की अवेलेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होने लगती है। टीलेज क्या होता है? टीले होता है मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का जो मैकेनिकल मैनिपुलेशन होता है उसे टीलेज कहा जाता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो पोटेशियम फिक्सेशन है, पोटेशियम की जो अवेलेबिलिटी है वो सारी जो है डायरेक्टली जो है इन्फ्लुएंस होती है। तो इसमें सारे फैक्टर जो है इंपॉर्टेंट हैं, सॉइल पीएच से लेकर टेम्परेचर से लेकर आपका टेक्सचर से लेकर, ठीक है, इवन जो फ्रीजिंग एंड थॉइंग होती है, ठीक है, सॉइल सरफेस पे जो फ्रीजिंग हो रही है, थॉइंग हो रही है, उसके कारण भी जो है ये इसका जो फिक्सेशन होता है वो इन्फ्लुएंस होता है। तो जो सारे ही ये फैक्टर्स हैं ये पोटेशियम की Here's the next slide where we are going to discuss about the silent feature of the secondary elements as well as the micronutrients। तो secondary elements में या secondary nutrients में हम सबसे पहले बात करेंगे कैल्शियम के silent features की। कैल्शियम जो कि एक secondary nutrient है और साथ में क्या है, macronutrient है, ठीक है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है और मैक्रोन्यूट्रिएंट है। देखिए जो इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है आपका प्लांट में वो होता है अराउंड 0.2 to 1%, 0.2 to 1% का कॉन्सेंट्रेशन होता है। और ये जो होता है इसके सोर्स जो होता है बेसिकली अनॉर्थाइट जो इसका सोर्स होता है, ये सोर्स है जिससे जो है कैल्शियम को ऑब्टेन किया जाता है। अगर एरिड और सेमी एरिड रीजन की बात की जाए तो यहाँ पे कैल्साइट से, डोलोमाइट से और जिप्सम, इन सब से भी जो है कैल्शियम को ऑब्टेन किया जाता है। ये सारे जो मिनरल्स हैं, ये सारे जो रॉक मिनरल्स हैं, ये कैल्शियम के सोर्स होते हैं, एरिड और सेमी एरिड रीजन में बेसिकली पाए जाते हैं। तो ये जो है कैल्शियम के सोर्स हैं। देखिए अब बात करते हैं अगर ह्यूमिड रीजन की बात की जाए तो ह्यूमिड रीजन में जो ड्रेनेज के कारण या लीचिंग के कारण जो है कैल्शियम जो है वो आपका एसिड जो है सरफेस में होने के कारण जो कैल्शियम होता है वो सॉइल से रिमूव हो जाता है। तो बेसिकली जो सॉइल होता है वो ह्यूमिड सॉइल में, मतलब ह्यूमिड एरिया की जो सॉइल होती है उसमें बेसिकली डिफिशिएंट होता है। तो मतलब एसिडिक सॉइल होगी तो वहां पे क्या होगा, आपका कैल्शियम जो है वो डिफिशिएंट होगा उस सॉइल में। तो ह्यूमिड जो एरियाज होते हैं वहां पे बेसिकली ये जो प्रॉब्लम होती है इसमें ये पाई जाती है, लीचिंग की प्रॉब्लम, जिससे कैल्शियम जो है वो लीच हो जाता है। तो ये थे इसका सोर्स और जो आपका रॉक मिनरल्स हैं जिनसे जो है पीए में जो है कैल्शियम पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है फैक्टर अफेक्टिंग कैल्शियम अवेलेबिलिटी। देखिए कैल्शियम अवेलेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले देखिए जानते हैं कि अर्थ क्रस्ट में जो कैल्शियम होता है वो कितना परसेंट होता है, वो होता है 3.64% जो है अराउंड आपका अर्थ क्रस्ट में जो है कैल्शियम, जो अर्थ क्रस्ट है वो 3.64% कैल्शियम जो है वो कंटेन करती है। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है जो टोटल कैल्शियम होता है, अगर सैंडी एसिटिक सॉइल की बात की जाए, सैंडी एसिटिक सॉइल विद लो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, तो वहां पे जो कैल्शियम अवेलेबिलिटी होगी वो लेस होगी, ठीक है। यहाँ पे ये सैंडी एसिटिक सॉइल जो टर्म है ये इस टर्म की, इसके कंडीशन की बात की जा रही है कि अगर सैंडी एसिटिक सॉइल है तो उसका जो विद लो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, तो वहां पे जो कैल्शियम होगा इट विल बी लेस। अगर सॉइल पीएच की बात की जाए, अगर एसिडिक सॉइल है, मतलब पीएच अगर लो है आपका, तो जो कैल्शियम होगा उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और प्लांट जो है वो लो जो कैल्शियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो जो है गिर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ऐसी बात करते हैं कि सॉइल्स हैविंग लो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी might supply more calcium। मतलब कोई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, मतलब किसी भी सॉइल की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी अगर लो है तो वहां पे पॉसिबिलिटी होती है कि जो कैल्शियम है वो जो है उसका जो सप्लाई है वो बढ़ जाए। ये है इसका तीसरा पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ कोलाइड्स, मतलब जो क्ले मिनरल्स होते हैं लाइक 2:1 वाला टाइप या कैल्शियम जो 1:1 टाइप होता है, तो 2:1 टाइप लाइक वर्मिकोलाइट और मॉन्ट मोलोकोलाइट टाइप जो मिनरल्स होते हैं वहां पे जो कैल्शियम की अवेलेबिलिटी होती है वो जो है इंक्रीज हो जाती है कंपैरिजन टू 1:1 लाइक केल्नाइट। तो 2:1 टाइप जो कोलाइड्स होते हैं, मिनरल्स क्ले मिनरल्स होते हैं, वहां पे जो है कैल्शियम की अवेलेबिलिटी जो है वो कंपैरिजन टू अदर जो है आपका 1:1 उससे ज्यादा होती है, ठीक है। इसी तरह से
जो कैल्शियम और कैल्शियम का अदर कैटायंस के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है या जो बैलेंस होता है, उससे भी जो है इसकी अवेलेबिलिटी पे जो है फर्क पड़ता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर एल्युमिनियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है या उसका जो सप्लाई है वो सॉइल में बढ़ रहा है, तो वो भी जो है कैल्शियम के अपटेक को रिड्यूस कर देता है प्लांट के लिए। तो इस तरह से जो है न्यूट्रिएंट्स के अदर न्यूट्रिएंट्स के साथ इंटरेक्शन के कारण भी जो है इनकी अवेलेबिलिटी जो है वो अफेक्ट होने लगती है। इनकी जो प्रेजेंस होती है सॉइल में या इनका जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है, ये सारे जो रीजंस होते हैं न्यूट्रिएंट के साथ इंटरेक्शन से भी जो है रेज होने लगते हैं। तो ये सारे जो है इसके रीजंस हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे मैग्नीशियम की। देखिए मैग्नीशियम जो कि एक सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है और मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर आता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए मैग्नीशियम का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है क्रॉप में वो अराउंड होता है आपका 0.1 to 0.6%, 0.1 to 0.6%, ठीक है। और ये जो प्लांट में अपटेक होता है थ्रू दी डिफ्यूजन प्रोसेस। देखिए डिफ्यूजन का मतलब होता है जब प्लांट में कोई भी सब्सटेंस वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है ट्रेवल करता है, ट्रांसलोकेट होता है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन। जैसे जो रूट्स होती हैं वो जो है वाटर को अपटेक करती हैं और फिर वाटर को प्लांट में क्या है सप्लाई करती हैं, तो वो भी डिफ्यूजन प्रोसेस के अंदर आता है, तो उसे कहा जाता है डिफ्यूजन। तो मैग्नीशियम भी जो है डिफ्यूजन प्रोसेस से जो है प्लांट के द्वारा अपटेक किया जाता है। तो ये है मैग्नीशियम, ठीक है। देखिए मैग्नीशियम का सोर्स क्या है, बायोटाइट, डोलोमाइट, हॉर्नब्लेट, ओलिवाइन और सर्पेंटाइन, ये सारे जो है प्राइमरी मिनरल्स, ये सोर्स है मैग्नीशियम के। मतलब इनसे जो है इनमें जो है मैग्नीशियम जो है प्रेजेंट होता है या इन्हीं से इन मिनरल से जो है ऑब्टेन किया जाता है मैग्नीशियम को। अब देखिए अर्थ क्रस्ट की अगर बात की जाए तो अर्थ क्रस्ट में मैग्नीशियम जो होता है वो 1.93% होता है, 1.93%। इसी तरह से देखिए सेकेंडरी मिनरल जो है आपका क्लोराइट, इलाइट, मोंटमोलोनाइट, तो ये सारे जो है सेकेंडरी मिनरल्स हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है एक यहाँ पे ये चीज भी आपको इंपॉर्टेंट पता लग जाएगी कि प्राइमरी मिनरल्स कौन से होते हैं और सेकेंडरी मिनरल कौन से होते हैं। तो देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में ही जो है आपका मैग्नीशियम जो है अवेलेबल होता है, तो ये इसके सोर्स हैं। देखिए अगर एरिड रीजन की बात की जाए तो जो मैग्नीशियम होता है वो एस्पोमाइट में भी जो है अवेलेबल होता है। एस्पोमाइट में जो है उसका सोर्स होता है एरिड रीजन में। तो ये सारे जो है रॉक मिनरल्स जो मिनरल्स हैं सोर्स हैं मैग्नीशियम के। अब देखिए मैग्नीशियम जो है कौन कौन सी फॉर्म में जो है वो आपका अवेलेबल होता है। देखो कि इसकी जो फॉर्म है एक्सचेंज और सॉल्यूशन की वाली फॉर्म जो है इसकी प्रीडोमिनेंटली अकर करता है ये एक्सचेंज और सॉल्यूशन वाली फॉर्म में। फिर जो कोर्स टेक्सचर सॉइल होती है, मतलब जैसे फाइन टेक्सचर जो सॉइल होती है लाइक सैंडी सॉइल हो गई, कोर्स टेक्सचर सॉइल होती है, तो उसमें जो है ग्रेटर पोटेंशियल होता है मैग्नीशियम डिफिशियंसी का, मतलब उसमें जो है मैग्नीशियम डिफिशियंसी ज्यादा पाई जाती है। इसी तरह से अगर आपका जो है कंपटीशन है बिटवीन अमोनिया और मैग्नीशियम, तो वो भी जो है मैग्नीशियम की अवेलेबिलिटी को जो है क्रॉप के लिए रिड्यूस कर देता है। तो ये सारे जो है फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं मैग्नीशियम की अवेलेबिलिटी को। देखिए क्लाइमेटिक फैक्टर जो होते हैं किसी भी न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को बहुत ही एडवर्सली जो है ये अफेक्ट करते हैं, क्योंकि देखिए न्यूट्रिएंट्स हमारे सप्लाई जो है मोस्टली जो न्यूट्रिएंट होते हैं सॉइल से सप्लाई होते हैं, वेदर वी आर गोइंग टू ऐड देम ऑन द सॉइल और वेदर वी आर गोइंग टू add them in the form of fertilizer or any other form। अगर आप जो है कोई भी एप्लीकेशन सॉइल में दे रहे हैं, चाहे आप बाहर से ऐड कर रहे हैं, चाहे जो सॉइल है उसमें जो है आपका न्यूट्रिएंट जो है अवेलेबल है, तो सॉइल एक ऐसा मीडियम है जहां से जो है न्यूट्रिएंट्स प्लांट को जो है दिए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स की बात की जा रही है। अदरवाइज अदर मेथड्स भी होते हैं प्लांट में एप्लीकेशन के। अगर आपको न्यूट्रिएंट अप्लाई करने हैं तो उसके और अदर मेथड्स भी होते हैं, जैसे स्प्रे का मेथड हो गया, फोलियर स्प्रे हो गया, बहुत सारे अदर मेथड्स होते हैं। बट मैं एक कॉमन की बात कर रही हूँ, एक कॉमन मीडियम की बात कर रही हूँ, तो वो सॉइल होता है। तो सॉइल जो है हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर से बहुत ही ज्यादा जो है वो अफेक्ट होती है। क्लाइमेटिक फैक्टर से ह्यूमन एक्टिविटीज से, तो ये जो है सॉइल जो है बहुत ज्यादा हद तक अफेक्ट होती है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे न्यूट्रिएंट्स पे पड़ता है, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी पे पड़ता है। ठीक है, तो ये था आपका मैग्नीशियम। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे सल्फर की। सल्फर जो है एक अनदर जो है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, इंपॉर्टेंट सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, जो कि ऑयल सीड क्रॉप्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उनमें ऑयल के
कंटेंट के लिए। देखिए जो सोर्स है सल्फर का वो है आपका जो सल्फर मिनरल्स है, लाइक जिप्सम हो गया, स्पोमाइट हो गया, आपका मिराबिलाइट हो गया, पाइराइट हो गया। तो ये जो है सल्फर के सोर्स होते हैं, ठीक है। और सल्फर की अगर कंसंट्रेशन की बात की जाए तो 0.1 to 0.4%, 0.1 to 0.4% जो है इसका कंसंट्रेशन होता है सल्फर का। फाइन, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके जो सोर्स मैंने आपको बताया। देखिए सोर्स, और ये भी सिलिकेट मिनरल में भी जो है आपका जो सिलिकेट मिनरल होता है उसमें भी अराउंड लेस देन 0.01% जो है वो सल्फर पाया जाता है। तो ये भी जो है सल्फर का सोर्स है। देन इग्निशियस रॉक। देखिए इग्निशियस रॉक जो आपके लावा को, जब लावा कूल डाउन होता है, लावा जब जमने लगता है उसके बाद जो रॉक्स फॉर्म होती हैं उन्हें कहा जाता है इग्निशियस रॉक, इग्नियस रॉक, ठीक है। सॉरी, नॉट इग्निशियस, इट्स इग्नियस रॉक, ठीक है। और इसमें जो है आपका सल्फर होता है 0.02 to 0.07%, ठीक है। तो ये जो है आपका इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल जैसे ग्रेनाइट हो गया, ये जो है आपका इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक का। अब देखिए सेडिमेंट्री रॉक जो है वो रॉक्स होती है जो सेडिमेंट से मिलके बनती है, मतलब जो स्मॉल सेडिमेंट्स होते हैं उनसे मिलके जो रॉक्स होती है उसको कहा जाता है सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक में जो सल्फर का परसेंट होता है इट इज अबाउट 0.02 to 0.22% सल्फर का इसमें अमाउंट होता है। तो ये भी जो है सल्फर का सोर्स होता है, ठीक है। अब ये सारे जो है सल्फर के सोर्स हैं। जो ये SO2 फॉर्म होती है सल्फर की, इसमें अराउंड आपका लेस देन 0.05 ppm जो है इसकी फॉर्म में जो है सल्फर की अवेलेबिलिटी पाई जाती है। तो ये सारे जो हैं सल्फर के सोर्स और सल्फर के फॉर्म है। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग दी मतलब सल्फर ऑक्सीडेशन इन सॉइल। मतलब सल्फर की अवेलेबिलिटी जो सॉइल में किस तरह से इन्फ्लुएंस होती है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए किसी भी न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी जो है वो माइक्रोबियल पॉपुलेशन पे बहुत हद तक डिपेंड करती है। माइक्रोबियल पॉपुलेशन पे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो है ये डिपेंड करती है। तो देखिए जो सल्फर ऑक्सीडाइजिंग जो बैक्टीरिया होता है सल्फर का, थियोबैसिलस, ये जो है आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब ये एरोबिक होता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है ये एक्टिविटी करता है। अगर ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है वो डिक्लाइन हो रही है, वो रिड्यूस हो रही है, तो जो सल्फर की जो अवेलेबिलिटी होती है वो भी जो है रिड्यूस हो जाती है। तो इसीलिए जो है जो सल्फर का जो सल्फर बैक्टीरिया है थियोबैसिलस, उसके लिए जो है सल्फर बैक्टीरिया के लिए सल्फर ऑक्सीडाइजेशन के लिए बैक्टीरिया को जो है प्रॉपर और यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए वाटरलॉक कंडीशन में, अगर वाटरलॉक कंडीशन में जो है बात की जाए तो वाटरलॉक कंडीशन में जो अमाउंट होता है ऑक्सीजन का वो कम होता है, या यूं कहें कि बहुत ही लेस होता है, जिसके कारण सल्फर की अवेलेबिलिटी जो है वहां पे बहुत ही ज्यादा गिर जाती है, बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। तो सल्फर सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया कौन सा है? थियोबैसिलस जो है वो सल्फर सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर की। देखिए टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो सल्फर ऑक्सीडाइजेशन का जो रेट होता है वो भी सॉइल में इंक्रीज हो जाता है। आइडियल टेम्परेचर जो है इसके लिए 25 to 40 डिग्री सेल्सियस है और पीएच इज अराउंड 4 और लोअर। देखिए 4 और लोअर है। पीएच भी जो है काफी हद तक सल्फर की जो अपटेक होता है उसको जो है इन्फ्लुएंस करता है। अगर देखिए सल्फर अप टू 5, अगर सॉइल का पीएच अप टू 7.5 है पीएच, तो डायरेक्टली जो है जो सल्फर होता है वो रिलीज हो जाता है और अवेलेबल रहता है। बट अगर जो पीएच है वो ग्रेटर देन 7.5 पहुंच रहा है तो वहां पे जो सल्फर की अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा प्रिवेंट हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो इस तरह से जो है सल्फर जो है वो सल्फर का जो प्रेजेंस होती है सॉइल में हैम्पर होती है, इस तरह से इन्फ्लुएंस होती है, डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर जो है डिपेंड होती है। बेसिकली जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं जैसे मैंने आपको बताया वो जो है ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं आपके क्रॉप के अपटेक को, न्यूट्रिएंट के अपटेक को, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे आयरन की। आयरन जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। देखिए अगर आयरन के मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो आयरन जो होता है 50 to 250 ppm, 250 to 250 ppm जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है प्लांट में। और आयरन जो है आपका, अगर आयरन की सोर्स की बात की जाए तो आयरन का जो सोर्स होता है अर्थ क्रस्ट,
जो सोर्स इसका होता है प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स लाइक ओलिवाइन, पायरेट, हेमेटाइट, आपका लाइमस्टोन, तो ये सारे जो हैं आपके आयरन के सोर्स होते हैं। देखिए आयरन जो होता है आपका एब्जॉर्ब, प्लांट रूट से जो एब्जॉर्ब होता है, इन दो फॉर्म में जो है ये एब्जॉर्ब होता है आयरन। मैंने आपको जो फर्स्ट मॉड्यूल बताया था उसमें सारी फॉर्म्स जो है आपको बताई हैं कि कौन सा न्यूट्रिएंट किस फॉर्म में जो है एब्जॉर्ब होता है। तो आयरन जो है आपका, ये दो फॉर्म्स जो है आयरन की, इन दो फॉर्म्स में एब्जॉर्ब होता है। और नेक्स्ट जो इसका जो सोर्स मैंने आपको बताया, ये सारे जो मिनरल्स हैं, ये ओलिवाइन हो गया या पायराइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, ये सारे जो हैं इसके सोर्स हैं। मतलब इन सोर्स में जो है आयरन अवेलेबल होता है, इन रॉक मिनरल्स में आयरन अवेलेबल होता है। अब देखिए अगर अर्थ क्रस्ट में बात की जाए तो अर्थ क्रस्ट में ये 5% तक जो है ये आपके अर्थ क्रस्ट से कंटेन करती है। 5% जो है अर्थ क्रस्ट का, उसमें आयरन अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करते हैं कि फैक्टर्स की बात करते हैं। देखिए फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके आयरन की अवेलेबिलिटी को, वो सबसे पहले सॉइल पीएच की बात करते हैं। देखिए सॉइल पीएच अगर इंक्रीज हो रहा है, देखिए कैल्सीरियस सॉइल की बेसिकली बात करें तो उसमें जो है आपका जो कैल्शियम होता है वो आयरन की जो अवेलेबिलिटी होती है उसको जो है, उसके अपटेक को जो है डिक्रीज कर देता है वहां पे। तो मोस्टली जो हाई पीएच की सॉइल होती है, जिन सॉइल्स में हाई पीएच होता है, वहां पे आयरन की डिफिशियंसी पाई जाती है ड्यू टू बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट कंटेंट। देखिए बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट कंटेंट जो है हाई पीएच जो सॉइल होती है उनमें ये जो कंटेंट होता है वो अवेलेबल होता है। देखिए आयरन जो होता है बेसिकली एसिडिक सॉइल में होता है, एसिडिक सॉइल में या लो पीएच में ही अवेलेबल हो पाता है। लेकिन अगर हाई पीएच सॉइल की बात की जाए तो वहां पे ड्यू टू कैल्शियम, जो कैल्शियम की हाई सप्लाई के कारण वो जो है आयरन के अपटेक को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, देखिए पीएच की जो डिफिशियंसी देखी जाती है मेनली आपका जो जो पीएच रेंज अगर मैं आपको बताऊं कि कौन से पीएच 7.3 से लेकर 8.5 के बीच में जो है आयरन की डिफिशियंसी देखी जाती है ड्यू टू लो सॉल्युबिलिटी होती है आयरन की, वो इस पीएच रेंज में जो है कम होती है, जिसके कारण जो है आयरन डिफिशियंसी जो है इस रेंज की सॉइल में ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इंटरैक्शन विद द अदर न्यूट्रिएंट्स। देखिए जो इंटरैक्शन होता है अदर न्यूट्रिएंट्स के साथ, वो भी बहुत हद तक जो है आपका जो न्यूट्रिएंट का अपटेक होता है उसे रिड्यूस कर देता है। अब देखिए इंटरैक्शन कौन से एलिमेंट्स के साथ जो इंटरैक्शन होता है आयरन का, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं अगर NO3 या NH4 की, ठीक है, अगर इनका अपटेक जो है सॉइल में या इनका सप्लाई जब सॉइल में जो है बढ़ जाता है तो वो भी जो है आपके आयरन की अवेलेबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं। तो नाइट्रेट और अमोनियम, जब इन दोनों की सप्लाई सॉइल में बढ़ जाती है तो भी जो है आयरन का जो अपटेक होता है वो आपका हैम्पर होने लगता है। इसी तरह से जब आपके फोस्फोरस की, मोलिब्डेनम की, जिंक की, मैंगनीज की, कॉपर की जो सप्लाई होता है, या ये जब सारे जो न्यूट्रिएंट जब एक्यूमुलेट होने लगते हैं सॉइल में, तो ये क्या करते हैं ड्यू टू द इंटरैक्शन बिटवीन देम, ये आयरन के अपटेक को, आयरन की अवेलेबिलिटी को जो है ओवर लेते हैं, या यूं कह सकते हैं कि रिड्यूस कर देते हैं इसके अपटेक को। ठीक है, देखिए इसी तरह से अगर बात की जाए पोटेशियम और जिंक की, देखिए जब पोटेशियम और जिंक डिफिशिएंट होने लगता है सॉइल में तो जो आयरन का ट्रांसलोकेशन होता है प्लांट में वो रिड्यूस होने लगता है, क्योंकि आयरन जो है वो लेस मोबाइल है, उसकी जो मोबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट्स। तो इसीलिए उसका ट्रांसलोकेशन जो है प्लांट में वो जो है रिड्यूस होने लगता है। तो इस तरह से जो है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक दूसरे के इंटरैक्शन से उनकी अवेलेबिलिटी जो होती है बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करती है। तो इसे कहा जाता है इंटरैक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। देखिए इसी तरह से जो आयरन होता है, जब आयरन का जो लेवल होता है आपका सॉइल में, जब वो ग्रेटर देन 300 ppm पहुंच जाता है तो उस इफेक्ट को कहा जाता है ब्रॉन्जिंग इफेक्ट। और ये ह्यूमिड एरिया की जो सॉइल होती है जहां पे जो है रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है, वहां पे ड्यू टू ड्रेनेज या लीचिंग जो है आपका जो आयरन होता है सॉइल सरफेस पे रह जाता है और अदर न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो लीच डाउन हो जाते हैं। तो ये जो है ब्रॉन्जिंग इफेक्ट जो है आपके सॉइल में देता है। तो ये सारे जो है फैक्टर्स हैं जो कि अवेलेबिलिटी को, आयरन की अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैंगनीज की। देखिए मैंगनीज भी जो है इंपॉर्टेंट आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि आपके प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए इसी तरह से बात करते हैं अगर इसके अर्थ क्रस्ट में इसके अमाउंट की, तो 1000 ppm 1000 ppm जो है इसका अर्थ क्रस्ट में जो है अमाउंट होता है। और ये वेरियस सोर्सेस से, जैसे सोर्स लाइक ये आपका मैग्नाइट और मैग्नाइट और ब्रूनाइट जो है इसके सोर्स होते हैं। यहाँ से जो है ये जो है मैग्नीज के सोर्स हैं जहां से इसे ऑब्टेन किया जाता है या इन मिनरल्स में जो है ये अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये आपके मैंगनीज। देखिए जो कॉन्सेंट्रेशन होता है मैंगनीज का वो होता है अराउंड 200 to 500 ppm, नॉट 200, इट इज 20 to 500 ppm। ठीक है, तो 20 to 500 ppm जो है ये इसका कॉन्सेंट्रेशन प्लांट में होता है। ये जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ मैंगनीज को, उसमें सबसे पहले बात करते हैं सॉइल पीएच की। देखिए सॉइल पीएच और कार्बोनेट्स। देखिए सॉइल पीएच में अगर जो है लाइनिंग की जा रही है, लाइनिंग मतलब अगर एसिडिक सॉइल है और उसमें लाइनिंग की जा रही है तो जो अवेलेबिलिटी होती है मैंगनीज की वो डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो लाइनिंग के कारण मतलब अगर बहुत ही ज्यादा एसिडिक सॉइल है उसमें हैवी लाइनिंग की जा रही है तो उसके कारण जो है जो मैंगनीज होता है वो जो है रिड्यूस होने लगता है सॉइल में, उसकी अवेलेबिलिटी, उसका अमाउंट जो है वो रिड्यूस होने लगता है। ठीक है, इसी तरह अगर क्लाइमेटिक फैक्टर्स की बात की जाए, अगर देखिए इंक्रीज सॉइल टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, तो उस टाइम पे जो है जो मैंगनीज की अवेलेबिलिटी होती है वो इंप्रूव होने लगती है ड्यू टू दी प्लांट ग्रोथ एंड रूट एक्टिविटी और प्लांट ग्रोथ के कारण जो है उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो इंप्रूव होने लगती है। तो इसी तरह के क्लाइमेटिक फैक्टर जो है ग्रेटली इन्फ्लुएंस करते हैं आपके जो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी होती है। इसी तरह देखिए सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक्टिविटी करते हैं, जो उनकी एक्टिविटी होती है, ऑक्सीडाइजेशन जो करते हैं सॉइल में, उसके कारण भी जो है मैंगनीज का जो अवेलेबिलिटी होती है वो इंक्रीज होने लगती है सॉइल में। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं जो आपके मैंगनीज की अवेलेबिलिटी को जो है आपका इंप्रूव करते हैं या कुछ अदर जो एलिमेंट्स हैं, अदर जो फैक्टर्स हैं वो डिक्रीज करते हैं। देखिए कार्बोनेट यहाँ पे इसलिए लिखा है कि हाई पीएच जब होता है अराउंड आपका ग्रेटर देन 8.5 या ग्रेटर देन 7.5, तो वहां पे भी जो है आपका कैल्सीरियस सॉइल में जो यहाँ पे कैल्शियम की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है वो भी जो है आपके मैंगनीज की अवेलेबिलिटी को डिक्रीज करने लगता है। मैंगनीज की जो अवेलेबिलिटी होती है वहां पे जो अमाउंट होता है वो डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, देखिए कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो आपके कैल्शियस सॉइल में अवेलेबल होते हैं, तो ये जो है उसके प्रेजेंस को हैम्पर करने लगता है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं जिंक के साइलेंट फीचर्स की। देखिए जिंक जो कि एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है और अगर इसके कॉन्सेंट्रेशन की बात की जाए प्लांट में तो 25 to 150 ppm जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है प्लांट में होना चाहिए। ये जो कॉन्सेंट्रेशन होता है प्लांट के लिए सुटेबल होता है। देखिए अगर जिंक की टॉक्सिसिटी सिम्टम जो है वो अपेयर हो रहे हैं तो इट मींस जो जिंक की अवेलेबिलिटी है या जिंक का लेवल है वो अराउंड ग्रेटर देन 400 ppm जो है प्लांट में पहुंच चुका है। इसीलिए जो है जिंक आपका टॉक्सिसिटी सिम्टम अपेयर होने लगते हैं जिंक के। और डिफिशियंसी सिम्टम की बात की जाए तो जब लेस देन 20 ppm आपका लेवल जो पहुंच जाता है जिंक का, तब जो है ये आपके डिफिशियंसी सिम्टम जो है अपेयर करने लगता है प्लांट में। तो ये जो है इसकी नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन है। अब देखिए जिंक जो होता है वो जो प्लांट के सभी पार्ट्स होते हैं उसमें जो है अवेलेबल होता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन रूट पोर्शन में और फ्रूट पोर्शन में, देखिए रूट पोर्शन में सबसे ज्यादा होता है कंपेरिजन टू फ्रूट। ठीक है, फ्रूट में कम होता है लेकिन रूट पोर्शन में सबसे ज्यादा होता है। तो ये सारे जो हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिंक के बारे में। देखिए अब बात करते हैं सोर्स की। देखिए जिंक का जो सोर्स होता है आपकी सॉइल में अराउंड 10 to 300 ppm तक जो है जिंक आपका अवेलेबल होता है। इसी तरह से इग्नियस रॉक में और फिर सेडिमेंट्री रॉक में 95 ग्रेटर देन 95 ppm। तो ये इसके जो है जिंक के सोर्स हैं। देखिए अब बात करते हैं जो फैक्टर्स जो हैं आपके अफेक्ट करते हैं जिंक अवेलेबिलिटी को। सबसे पहले जो है सॉइल पीएच, जैसा मैंने आपको बताया सॉइल पीएच जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी के लिए। ठीक है, देखिए अगर सॉइल पीएच जो है आपका, अगर सॉइल पीएच डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो जिंक की अवेलेबिलिटी जो है वहां पे इंक्रीज रहती है। लेकिन अगर सॉइल पीएच जो है आपका इंक्रीज हो रहा है तो वहां पे जो जिंक होता है वो डिफिशिएंट होने लगता है, उसकी जो डिफिशिएंसी है वो जो है बढ़ने लगती है। तो इसी तरह से मतलब सॉइल पीएच अगर इंक्रीज हो रहा है तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ जिंक होगी वो डिक्रीज होने लगेगी। तो सॉइल पीएच जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है इसकी अवेलेबिलिटी पे। इसी तरह से अगर कैल्शियम कार्बोनेट आपका इंक्रीज हो रहा है सॉइल में तो भी जो है जिंक की अवेलेबिलिटी
डिक्रीज होने लगती है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपका पीएच के साथ साथ इंक्रीज होता है। देखिए कैल्शियम सॉइल में जो है कार्बोनेट्स पाए जाते हैं, तो वहां पे जिंक की अवेलेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होने लगती है। तो ये जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए इंटरेक्शन होता है जो भी है बहुत हद तक इसके फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर सल्फर और नाइट्रोजन का अमाउंट जो है अगर इंक्रीज हो रहा है सॉइल में, तो जो जिंक होता है उसका अपटेक जो होता है प्लांट के लिए, वो वहां पे जो अवेलेबिलिटी होती है आपके सल्फर और नाइट्रोजन की, जो उसके अमाउंट की इंक्रीज होने का जो रेट होता है, वो आपके जो जिंक की अपटेक होता है, जिंक का जो अपटेक होता है उसको हिंडर करने लगता है, उसको उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। तो जिंक का जो अपटेक है वो डायरेक्टली आपके नाइट्रोजन और सल्फर के अमाउंट के इंक्रीज होने से भी जो है होने लगती है। ठीक है, इसी तरह से सॉइल पीएच से और पोर एरिएशन के कारण भी जो है जिंक की डिफिशियंसी क्रिएट होने लगती है। तो ये सारे जो रीजन होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, अफेक्ट करते हैं जिंक की अवेलेबिलिटी को। देखिए क्रॉप सेंसिटिव है जो जिंक डिफिशियंसी के लिए, कॉर्न, बीन्स, सिट्रस, ग्रेप्स, अनियन, राइस, सोयाबीन, ये जो है क्रॉप सेंसिटिव है। अगर माइल्डली जो सेंसिटिव होती है क्रॉप, जैसे अल्फा, क्लोव्स, आपका सोरगम, ठीक है, सुडान ग्रास, तो ये माइल्डली जो है ये जिंक डिफिशियंसी के लिए प्रोन होती है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके जिंक की अवेलेबिलिटी को। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कॉपर के साइलेंट फीचर्स के बारे में। कॉपर विच इज एन माइक्रोन्यूट्रिएंट और क्यूप्रिक एसिड की फॉर्म में जो है ये प्लांट इसे अपटेक करते हैं। अब देखिए जो कॉपर होता है इसका नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन की बात की जाए तो 5 to 20 ppm जो है प्लांट में इसकी नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन होती है आपके कॉपर की। ठीक है, और अगर जो है इसके सोर्स की बात की जाए तो इग्नियस रॉक 10 to 100 ppm कॉपर जो है इसमें प्रेजेंट होता है। सेडिमेंट्री रॉक में 4 to 45 ppm। प्राइमरी मिनरल जैसे आपका चाल्कोपाइराइट, चाल्कोसाइट और बोर्नाइट, तो ये प्राइमरी मिनरल्स होते हैं, इनमें भी जो है आपका कॉपर अवेलेबल होता है। अब देखिए उन फैक्टर्स की बात करते हैं जो आपके कॉपर अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले जो है सॉइल टेक्सचर क्या होता है, जो प्रोपोर्शन होता है सैंड, सिल्ट और क्ले का एक सॉइल में, उसे कहा जाता है सॉइल टेक्सचर। तो सॉइल टेक्सचर भी जो है आपकी कॉपर अवेलेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। अगर जो है सैंडी सॉइल है, ठीक है, तो वहां पे जो है आपका जो कॉपर होगा, कॉपर का जो अमाउंट होगा वो जो है आपका लोअर अमाउंट होगा देन सिल्ट और क्ले सॉइल्स। तो सैंडी सॉइल्स में जो है आपका जो अवेलेबिलिटी होती है कॉपर की वो कम होती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं सॉइल पीएच की। देखिए सॉइल पीएच में अगर जो है कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अगर जो पीएच है वो इंक्रीज हो रहा है तो कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होने लगता है विद द इंक्रीजिंग पीएच। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटरेक्शन जो होता है अदर न्यूट्रिएंट के साथ कॉपर का, उसके कारण भी जो है कॉपर की जो अवेलेबिलिटी होती है वो ऑब्स्टेकल होने लगती है। जैसे जो एप्लीकेशन होता है एनपीके का एप्लीकेशन जो सॉइल में दिया जाता है, उसके कारण भी कॉपर डिफिशियंसी जो है वो इंड्यूस होने लगती है, मतलब बढ़ने लगती है। नाइट्रोजन का जो सप्लाई होता है क्रॉप्स के लिए, वो भी जो है आपके कॉपर की मोबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, कॉपर की जो मोबिलिटी होती है उसे रिड्यूस करने लगता है। ठीक है, तो ये सारे जो इंटरेक्शंस होते हैं, जैसे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक, आयरन, फॉस्फोरस, सॉइल में इनका हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो वो जो होते हैं आपके जो कॉपर की जो अवेलेबिलिटी होती है उसे डिप्रेस कर देते हैं, उसके एब्जॉर्प्शन को जो है प्लांट के उसमें उसके एब्जॉर्प्शन को हिंडर करने लगते हैं, उसके अपटेक को रिड्यूस करने लगते हैं। तो ये सारे जो है रीजन है कॉपर के, जो कि कॉपर की अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे बोरॉन की। देखिए बोरॉन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है और इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है फॉर पॉलिनेशन, जर्मिनेशन, आपकी फर्टिलिटी के लिए प्लांट के मेल पार्ट की, फीमेल पार्ट की, तो ये जो है आपके प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पॉलिनेशन जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके कारण जो है आपका प्रोडक्ट जो है तैयार होता है, मतलब आपका फ्रूट जो है तैयार होता है, तो वो सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट होती हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बोरॉन की। देखिए बोरॉन जो होता है, बोरॉन बोरिक एसिड जो है इसका केमिकल फॉर्म है, जिस फॉर्म में प्लांट इसे अपटेक करता है, लाइक H3BO3 जो इसका केमिकल सिंबल जो इसका यूज किया जाता है। तो ये जो बोरॉन है
इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है इट इज अराउंड 6 to 18 ppm। 6 to 18 ppm का जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन है, और ये जो है प्लांट में थ्रू डिफ्यूजन जो सब्सटेंस वन प्लेस अदर प्लेस जो है जब जाता है उसे कहा जाता है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के द्वारा, थ्रू द डिफ्यूजन जो है ये प्लांट के द्वारा अपटेक किया जाता है बोरॉन एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए जो इसके सोर्स हैं, देखिए इसके सोर्स जो है ये एक नॉन मेटल है अमंग द माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये नॉन मेटल है अमंग द माइक्रोन्यूट्रिएंट और लो कॉन्सेंट्रेशन इसकी जो है अर्थ सरफेस में जो है पाई जाती है। जैसे इग्नियस रॉक में ये अराउंड लेस देन 10 ppm है। ठीक है, इसी तरह टॉर्मलाइन और जो है बोरोसिलिकेट इसके क्या है सोर्स हैं। इस बोरॉन जो है इनसे ऑब्टेन किया जाता है। जैसे टॉर्मलाइन, मैंने आपको पहले भी बताया टॉर्मलाइन के बारे में। तो ये सारे जो है इसके सोर्स हैं। अब देखिए बात करते हैं फैक्टर्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे सॉइल टेक्सचर की। देखिए जो फाइन टेक्सचर जो होता है सॉइल्स का, जो फाइन टेक्सचर होता है उसमें जो है बोरॉन का जो अमाउंट होता है लॉन्गर पीरियड तक जो है कोर्स टेक्सचर जो सॉइल होती है उसे कंटेन करके रखती हैं। कोर्स टेक्सचर सॉइल मतलब जैसे सैंडी सॉइल हो गई या जिनका जो टेक्सचर होता है वो कोर्स सा है। तो सैंडी सॉइल जो होती है वो बोरॉन की जो लार्ज क्वांटिटी होती है उसे जो है कंटेन करके रखती है कंपैरिजन टू अदर जो सॉइल होती है, मतलब जिनका जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा स्मूथ होता है। इसी तरह जैसे सॉइल पीएच जो है, अगर देखिए सॉइल पीएच में क्या होता है कि जो सॉइल पीएच होता है अगर पीएच इंक्रीज हो रहा है तो जो अवेलेबिलिटी होती है बोरॉन की वो डिक्रीज होने लगती है, क्योंकि एसिडिक सॉइल में अगर लाइमिंग की जा रही है तो लाइमिंग के कारण क्या है पीएच इंक्रीज होने लगता है और बोरॉन की अवेलेबिलिटी डिक्रीज होने लगती है। तो ये फैक्टर भी जो है इसकी अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करता है। इसी तरह जो क्ले मिनरल्स होते हैं, क्ले मिनरल्स जैसे आपका मीकाज हो गई, ठीक है, इसमें जो है इसमें जो बोरॉन की अवेलेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है कंपेरिजन टू मॉन्ट मोलॉकोलाइट और देन आपका केओलनाइट। तो क्ले मिनरल्स भी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ बोरॉन में। नेक्स्ट देखिए आपका जो इंटरैक्शन होता है, इंटरैक्शन जो न्यूट्रॉन का इंटरैक्शन होता है उसके कारण भी जो है आपके जो बोरॉन की अवेलेबिलिटी होती है वो इन्फ्लुएंस होती है। जैसे अगर पोटेशियम का रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है पोटेशियम उसका रेट अगर इंक्रीज हो रहा है प्लांट में तो बोरॉन जो है वो टॉक्सिसिटी कॉज करने लगता है। तो इस तरह से जो है न्यूट्रिएंट, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या पोटेशियम क्या करता है, बोरॉन की अगर पोटेशियम इंक्रीज हो रहा है तो बोरॉन की जो है टॉक्सिसिटी जो है सॉइल में, प्लांट में जो है टॉक्सिक सिम्टम जो है वो अपेयर करने लगता है अगर जो है रेट ऑफ पोटेशियम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर कैल्शियम का जो अमाउंट है सॉइल में इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या करता है एल्कलाइन सॉइल, मतलब एल्कलाइन सॉइल में क्या होता है कैल्शियम का जो अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है, तो वो क्या करता है बोरॉन के अपटेक को रिस्ट्रिक्ट करने लगता है, बोरॉन की अवेलेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करने लगता है। इसी तरह से देखिए सॉइल मॉइस्चर में भी अगर जो है सॉइल मॉइस्चर जो है रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, उसकी सप्लाई जो है रिस्ट्रिक्ट हो रही है तो जो अमाउंट होगा बोरॉन का वो रिड्यूस होने लगा, उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो रिड्यूस होने लगेगी। ठीक है, तो जो सॉइल मॉइस्चर है अगर वो प्रॉपर अमाउंट में है तो बोरॉन का जो अमाउंट होगा, अवेलेबिलिटी होगी, वो प्लांट के लिए यूनिफॉर्मली हो सकेगी। तो ये था आपका बोरॉन। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे मोलिब्डेनम की। देखिए मोलिब्डेनम जो है आपका एलिमेंट जो कि अर्थ क्रस्ट में अराउंड 2 ppm है और जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है अराउंड 0.2 to 5 ppm इसका कॉन्सेंट्रेशन है। देखिए इस तरह से जो है ये अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल होता है। ये देखिए 2 ppm तक और जो रेंज है अराउंड 0.2 to 5 ppm। अगर प्लांट की बात की जाए तो प्लांट में ये लेस देन 1 ppm। ठीक है, तो देखिए जो मोलिब्डेनम होता है ये जो इसको फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जैसे सॉइल पीएच और लाइमिंग जो है इसके अवेलेबिलिटी को जो है वो हैम्पर करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर जो है आपका जो अवेलेबिलिटी है मोलिब्डेनम की, वो आपकी अवेलेबिलिटी जो है इंक्रीज होती है जब जो है पीएच इंक्रीज होता है, मतलब अगर पीएच इंक्रीज हो रहा है तो मोलिब्डेनम की अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, लेकिन अगर पीएच डिक्रीज होता है तो वहां पे जो है जो अवेलेबिलिटी होती है वो डिक्रीज होने लगती है। देखिए अगर एसिडिक सॉइल में लाइमिंग की जा रही है, लाइमिंग का एप्लीकेशन दिया जा रहा है तो उसके साथ भी जो है मोलिब्डेनम की अवेलेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होने लगती है। इसी तरह से इंटरैक्शन विद अदर न्यूट्रिएंट्स का जो इंटरैक्शन होता है उससे भी जो है इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो अफेक्ट करती है। देखिए जैसे अगर
बात की जाए मैग्नीशियम और फोस्फोरस की, तो ये क्या करते हैं, आपके मैग्नीशियम और फोस्फोरस इनहेंस करते हैं मोलिब्डेनम के अपटेक को, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कॉपर और मैंगनीज की, तो कॉपर एंड मैंगनीज क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं मोलिब्डेनम की अवेलेबिलिटी को। तो जिस तरह से जो आपके मैग्नीशियम और फास्फोरस है वो इंक्रीज करते हैं, उसी तरह से कॉपर और जो मैंगनीज है वो डिक्रीज करते हैं, ठीक है। इसी तरह से मैं बात करूं अगर सल्फर की, देखिए सल्फर में जब हायर डोज या हाई एप्लीकेशन जब सल्फर का दिया जाता है सॉइल में, तो क्या होता है, मोलिब्डेनम का अब्जॉर्प्शन जो होता है वो डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। इसी तरह से जैसे नाइट्रोजन है, मतलब नाइट्रोजन क्या करता है, एनकरेज करता है मोलिब्डेनम के अपटेक को। और अगर नाइट्रोजन का NO3 जो फॉर्म होती है, मतलब नाइट्रेट जो फॉर्म होती है, वो क्या करती है, एनकरेज करती है। और अगर अमोनिया की बात की जाए, अमोनिया क्या करता है, रिड्यूस करता है आपके मोलिब्डेनम के अपटेक को। तो इस तरह से जो है, जो इनका न्यूट्रिएंट का इंटरेक्शन होता है आपस में, उसके कारण भी जो है इनकी अवेलेबिलिटी जो है वो अफेक्ट होती है। लेकिन नेक्स्ट बात करते हैं क्लोरीन की। देखिए क्लोरीन जो है वो अनदर इंपॉर्टेंट आपका न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जिसका अर्थ क्रस्ट में जो है जो अमाउंट होता है, कंटेन करती है अर्थ क्रस्ट, इट इज 0.02 to 0.05%, ठीक है। देखिए जो क्लोरीन होता है, इसके जो सोर्सेस हैं आपकी इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सॉल्युबल सॉल्ट्स, लाइक ये जैसे सॉल्युबल सॉल्ट्स की फॉर्म में जो है ये होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इस फॉर्म में जो है ये आपको सॉइल में ये दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए जो अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं क्लोरीन की। देखिए क्लोरीन जो है अर्थ क्रस्ट में अराउंड 0.02 to 0.05% जो है प्रेजेंट होता है। और जो है सॉल्युबल सॉल्ट्स जो होते हैं, इसके सोर्स हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, तो ये सारे जो हैं इसके सोर्स होते हैं क्लोरीन के। अब देखिए जो क्लोरीन होती है वो टबैको, लेग्यूम्स क्रॉप जो होती हैं, वो जो क्रॉप्स होती हैं इसके लिए सेंसिटिव होती हैं क्लोरीन की। जो क्लोरीन का अमाउंट है, अगर क्लोरीन ज्यादा मात्रा में सॉइल में अवेलेबल है, तो वो टॉक्सिक इफेक्ट जो है इन क्रॉप्स के लिए क्रिएट करने लगता है, सच एज जैसे लेदरी लीव्स जो है इनमें होने लगती हैं। पोटैटो को भी जो है ये हार्म पहुंचाता है क्लोरीन। तो क्लोरीन का जो अमाउंट है वो अराउंड जो है आपका लेस सॉइल में होना चाहिए, बट इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, देखिए कोबाल्ट के बारे में। देखिए कोबाल्ट जो है आपका, ये आपका 0.02 to 0.5 ppm जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है। और ये जो है आपका सॉइल पीएच के कारण जो है इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो इन्फ्लुएंस होती है। जैसे अगर जो अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन सॉइल एसिडिटी, मतलब पीएच अगर रिड्यूस हो रहा है तो अवेलेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी कोबाल्ट की। इसी तरह अगर लाइमिंग और ड्रेनेज प्रैक्टिसेस जो है की जा रही हैं, तो वो जो है आपके कोबाल्ट की अवेलेबिलिटी को रिड्यूस करने लगती हैं, ठीक है। तो कोबाल्ट जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, कोबाल्ट आपके नोडुलेशन को जो है एनहेंस करता है, तो लेग्यूमिनस क्रॉप के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे हम निकल की। देखिए निकल जो कि एक इंपॉर्टेंट आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट है, और ये जो है आपका 17th नंबर का माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जिसके ऐड करने के बाद जो टोटल एसेंशियल न्यूट्रिएंट हमारे हो गए 17, ठीक है। पहले 16 थे, तो निकल ऐड हुआ, तब जाके क्या हुए हैं, 17 हुए हैं। तो देखिए जो निकल है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है आपका, वो होता है वो 0.1 to 1 ppm, 0.1 to 1 ppm ड्राई मैटर में, ठीक है। तो देखिए जो निकल होता है इसमें अगर हाई लेवल ऑफ निकल क्या करता है, जिंक और आयरन डिफिशियंसी को इंड्यूस करता है। मतलब अगर निकल का कंटेंट जो है सॉइल में ज्यादा हो रहा है, तो आयरन और जिंक की डिफिशियंसी जो है वो रिपोर्ट की जाने लगेगी। जो आयरन और जिंक है उसकी डिफिशियंसी जो है वो आपकी सॉइल में होने लगेगी। इसी तरह से जो है ये क्या करता है, निकल आपका नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में जो है एसेंशियल रोल प्ले करता है, नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में। इसी तरह से आपके नोड्यूल के वेट और ईल्ड की जो क्रॉप होती है उसको ये क्या करता है, स्टिमुलेट्स करता है। जो नोड्यूल का वेट होता है और उसकी जो क्रॉप होती है, लेग्यूमिनस क्रॉप जो होती है, उनकी जो ईल्ड होती है उसको क्या करता है, इनहेंस करता है। तो ये है आपका निकल। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं सोडियम की। देखिए सोडियम जो कि है सोडियम क्लोराइड, इसका जो अर्थ क्रस्ट में जो इसका अमाउंट होता है इट इज 2.8%,
जो अर्थ क्रस्ट होती है उसमें। और सोडियम हेल्पफुल होता है ऑक्सैलिक एसिड का जो एक्यूमुलेशन होता है प्लांट में, उसमें जो है सोडियम हेल्पफुल होता है। और स्टोमेटल एक्टिविटीज में भी जो है आपका सोडियम इंपॉर्टेंट होता है। पोटेशियम के जो वर्क होते हैं उनको जो है ये काफी हद तक रिप्लेस करता है, उसमें जो है ये हेल्पफुल होता है आपका सोडियम। नेक्स्ट बात करते हैं सिलिकॉन की। देखिए सिलिकॉन जो कि प्रोटेक्शन देता है प्लांट को, इंसेक्ट और पेस्ट के इन्फेस्टेशन से प्रोटेक्ट करता है प्लांट को। इसका अर्थ क्रस्ट में जो अमाउंट होता है इट इज अराउंड 27.6% और ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ में। सिलिकॉन जो है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। देखिए ये क्या करता है, ये आपका कंस्ट्रक्ट करता है स्ट्रक्चर सेल वॉल का, ठीक है, प्रोटेक्शन लेयर जो है प्रोवाइड करता है और ड्रॉट टॉलरेंस जो है क्रॉप में फॉर्म करता है। ड्रॉट टॉलरेंस के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट होता है। फोटोसिंथेसिस को जो है ये रेगुलेट करता है, फोटोसिंथेसिस को, ठीक है। देखिए ये जो है आपका अर्थ क्रस्ट में अराउंड मैंने आपको बताया 27.6% होता है और मोस्ट अबेंडेंट होता है। प्लस जो इसको फैक्टर जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, देखिए अगर नाइट्रोजन का हैवी एप्लीकेशन जो है सॉइल में दिया जा रहा है तो सिलिकॉन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। इसी तरह से जो अगर लाइमिंग की जा रही है सॉइल में तो वो भी जो है आपके सिलिकॉन के अपटेक को डिक्रीज करने लगता है। तो ये सारे जो है फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके सिलिकॉन के अपटेक को। देखिए अगर एसिडिफिकेशन किया जा रहा है सॉइल में तो वो जो है आपके सिलिकॉन के अपटेक को इंक्रीज करता है, ठीक है। इसी तरह से देखिए जो सिलिकॉन है वो प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए। उसकी जो प्रोटेक्शन लेयर होती है प्लांट में, टॉलरेंस जो है वो आपके इंसेक्ट और पेस्ट के लिए फॉर्म करता है। तो ये था आपका सिलिकॉन। तो देखिए जो आज का टॉपिक है यहाँ पे आज कंप्लीट होता है।